हम मणिपुर हिंसा की बात कर रहे थे और वो कहने लगे कि मणिपुर हिंसा जब शुरू हुई तब वहाँ पर कोई भी नेशनल मीडिया नहीं था, बस एक यूएस फंडेड वायर था। तो जो नेशनल मीडिया का ये दायित्व था, जिम्मेदारी थी कि जब हिंसा भड़कने लगी मणिपुर में तब वो जाके कवर करें ताकि सरकार पे दबाव बने। जिस कदर स्थिति बढ़ गई उस कदर शायद ना बनती। एक संस्थान ने अगर करा तो इन्होंने कह दिया यूएस फंडेड है। न्यूज़ क्लिक सरकार के खिलाफ स्टोरीज करता है। हम औरतों के साथ जो हुआ था उसकी वीडियो हमने देखी। हरियाणा में एक मस्जिद जला के एक इमाम को मार दिया गया, मंदिरों पे भी हमला किया गया। इस प्रकार से देश में हिंसा फैल रही है, लेकिन मणिपुर और हरियाणा और महंगाई और देश में महिलाओं की सुरक्षा, इन सब के बारे में बात करने की जगह प्रधानमंत्री को और भाजपा को किस बारे में बात करनी है। नमस्कार, मेरा नाम है मेघा और आप देख रहे हैं माटी केला। आज हम बातचीत करने वाले हैं निखिल जैन जी से, जो कि एडवोकेट है। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं कि अभी जो बीजेपी एलिगेशन यानी कि दावा कर रही है कि न्यूज़ क्लिक जो एक संस्था, ये जो न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो है चाइनीज़ फंडेड है। तो इस पर निखिल जैन जी इसको किस तरीके से देख रहे हैं कि क्या सचमुच जो है काफ़ी सोशल मीडिया न्यूज़ जो है जो सर्कुलेट होती है, क्या वो फेक न्यूज़ होती है, क्या प्रोपेगेंडा बेस्ड होती है, या फिर सिर्फ इसको जो है धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है? ये निखिल जी से जानते हैं। देखिए, इस सरकार का एक मोडस ऑपरेंडी बन चुका है कि कोई भी अगर पत्रकारिता की संस्थान है तो और इनके खिलाफ बोल रही है तो वो कहीं ना कहीं से फंडेड है। आज मैं अपने एक मित्र के साथ था, भाजपा के प्रवक्ता हैं वो हम मणिपुर हिंसा की बात कर रहे थे और वो कहने लगे कि मणिपुर हिंसा जब शुरू हुई तब वहाँ पर कोई भी नेशनल मीडिया नहीं था, बस एक यूएस फंडेड वायर था। तो जो नेशनल मीडिया का ये दायित्व था, जिम्मेदारी थी कि जब हिंसा भड़कने लगी मणिपुर में तब वो जाके कवर करें ताकि सरकार पे दबाव बने। जिस कदर स्थिति बढ़ गई उस कदर शायद ना बनती। एक संस्थान ने अगर करा तो इन्होंने कह दिया यूएस फंडेड है। न्यूज़ क्लिक सरकार के खिलाफ स्टोरीज करता है। हम जानते हैं उनके ऑफिसेज पे रेड होती हैं तो वो चाइना फंडेड हो जाता है। और चाइना फंडेड के आरोप, मज़े की बात यह है, वो प्रधानमंत्री लगा रहे हैं जो चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के साथ बैठ के झूला झूलते हैं अहमदाबाद में, उनके साथ इतनी घनिष्ठ मित्रता दिखाते हैं। इन सारी चीज़ों के प्रमाण कहाँ है? अगर चाइना फंडेड है और वो चाइना का प्रोपेगेंडा इंडिया में करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे हिसाब से तो आज ताला लगा देना चाहिए। पर क्या प्रमाण है? क्या कोई न्यायिक जांच हुई है? क्या अदालत में ये मामला गया है? कुछ भी है सिवाय अमित शाह जी के या फिर नरेंद्र मोदी जी के या भाजपा के नेताओं की स्टेटमेंट्स के अलावा। और यही इन्होंने एक तरीका बना लिया है कि अगर आपको मुद्दा भड़काना है तो कहीं से चीन ले आइए, कहीं से पाकिस्तान ले आइए, रशिया ले आइए, यूएस ले आइए, सबकी बात कर लेंगे, ये इंडिया की बात नहीं करेंगे। मणिपुर में आगे हिंसा आज तक सुलझ रही है। आज मैं जिन मित्र के एक और के साथ था, मैं गोवा के पत्रकार हैं, मणिपुर गए, 60 घंटे वहाँ बिता के आए हैं। मणिपुर में इस कदर हिंसा है कि एक व्यक्ति का, वो मुझे फ़ोटो दिखाई उन्होंने, इतनी अभद्र फ़ोटो, एक व्यक्ति का सर काट के एक कील से लगा दिया गया। औरतों के साथ जो हुआ था उसकी वीडियो हमने देखी। हरियाणा में एक मस्जिद जला के एक इमाम को मार दिया गया, मंदिरों पे भी हमला किया गया। इस प्रकार से देश में हिंसा फैल रही है, लेकिन मणिपुर और हरियाणा और महंगाई और देश में महिलाओं की सुरक्षा, इन सब के बारे में बात करने की जगह प्रधानमंत्री को और भाजपा को किस बारे में बात करनी है? चाइना के ऊपर। कांग्रेस पर तो ये भी आरोप लग रहे हैं कि मणिपुर के लिए उन्हें बहुत ज्यादा सहानुभूति है, लेकिन वही बात हरियाणा की बात करूं तो वहां पर तो नहीं गए राहुल गांधी या समूचा विपक्ष। आप ही के एक मित्र ने आज मेरे से ये सवाल पहले भी पूछा। अब देखिए, दोनों प्रकरणों में फ़र्क क्या है। मणिपुर की जो हिंसा है वो 3 मई को शुरू होती है और उसके बाद 2-2.5 महीने तक भारत सरकार उस पर एकदम चुप है। मणिपुर सरकार क्या ही कर रही है भगवान जाने। भाजपा चुप है, प्रधानमंत्री चुप है। विपक्ष ने आवाज़ उठानी शुरू करी कुछ हफ्तों बाद शायद, या कुछ दिनों बाद। हरियाणा की हिंसा एक डेवलपिंग चीज़ है, वैसे तो मणिपुर की भी है, लेकिन हरियाणा की हिंसा अभी ही शुरू हुई है। देखिए, विपक्ष का काम हिंसा को रोकना नहीं है, विपक्ष का काम है सरकार को अकाउंटेबल होल्ड करना, सरकार से सही सवाल पूछना। लेकिन सवाल पूछने का एक समय होता है। आज अगर कहीं पर एक हिंसा हो जाए, एक कुछ गलत प्रकरण हो जाए, आप मान रहे हैं कि समय होता है? बिल्कुल समय होता है। फिर आप लोगों ने पार्लियामेंट को क्यों रोक दिया? उसको, वो भी तो एडजर्न हो गया। तो जब ओम बिरला साहब ने जो है एक्सेप्ट कर ही लिया था और फिर उस पर डिस्कशन होने ही वाला था, और आप ही ये बात मान रहे हैं कि जो है सब कुछ प्रोसीजर के अकॉर्डिंग होना चाहिए।
प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली होना चाहिए ना। वही आप लोग तो प्रदर्शन कर रहे थे, कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही थी। कांग्रेस प्रदर्शन इसलिए कर रही थी, इन सारे युवा कांग्रेस के जो ये कार्यकर्ता हैं, इनमें ये इस चीज़ का आक्रोश है कि हमने देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री निर्वाचित कर लिया है जिसे संसद के पटल पे आने से पता नहीं कौन सी शर्म आती है या कौन सी घिना आती है। उन्हें डेट तो बता दिया गया था 10 अगस्त को जो है प्रधानमंत्री को बोलने के लिए बाध्य किया जाएगा और प्रधानमंत्री को बोलना है। और सेशन कब तक है? सत्र कब तक है? 11 अगस्त तक। प्रधानमंत्री के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन 26 जुलाई को मूव करा गया। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है कि 50 से ऊपर सांसद मिलकर ये कह रहे हैं कि हमें इस सरकार में, इस प्रधानमंत्री में अब विश्वास नहीं है, ये सरकार रुकनी चाहिए, ये सरकार जनता के हितों के लिए काम नहीं कर रही। तो एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई संविधान में कहीं लिखा है या किसी कानून में लिखा है, लेकिन जो एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रधानमंत्री की और सरकार की, वो ये है कि लोकसभा का, राज्यसभा का सारा काम स्थगित करके पहले इस मुद्दे पे बात हो और अपने जो नंबर हैं वो प्रूफ करें, प्रधानमंत्री अपनी सफाई दें और फिर कोई बिल पारित करें। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? एक के बाद एक बिल पारित कर रहे हैं। और मणिपुर की हिंसा और प्रधानमंत्री की विफलताओं के चलते देश देख भी नहीं रहा है कैसे कैसे बिल पास हो रहे हैं। एक एक्वा कल्चर कुछ करके बिल पास हुआ है जहां पर कोस्टल रेगुलेशन जोन जो हुआ करते थे, बायोडाइवर्सिटी जहां सेंसिटिव होती है वेस्टर्न घाट्स वगैरह पे, वहां पर जो निर्माण कार्य रोके जाते थे प्रकृति को बचाने के लिए, अब वो खुलेआम चल सकते हैं। डेटा प्रोटेक्शन बिल जिस पे सवाल उठे थे कि ये हमारी निजी प्राइवेसी जो है, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हमारा संवैधानिक अधिकार है, हमारा फंडामेंटल राइट है, डेटा प्रोटेक्शन बिल पास हो गया। हम सब देश को, प्रधानमंत्री को पकड़ रहे हैं कि भैया आप बात करिए उन मुद्दों पे जो देश के लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन उन पे तो बात नहीं हो रही है, अलग से बिल अलग पास हुए जा रहे हैं। दिक्कत ये है, आक्रोश इस चीज़ का है। सर, डेलिब्रेशन और डिस्कशन का प्लेटफॉर्म पार्लियामेंट है और वहाँ पे ओवैसी साहब भी कह रहे हैं कि हमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने थे, हमें कुछ डिस्कशन करनी थी, लेकिन विपक्षियों की वजह से वो पूछ नहीं पाए। देखिए, ओवैसी साहब पहली बात तो विपक्ष से हैं या सरकार से हैं, शायद उन्हें खुद भी नहीं मालूम। किसी मुद्दे पे वो भाजपा के विरोध में है, किसी मुद्दे पे वो भाजपा के समर्थन में है। और सच बोलूं तो मुझे नहीं लगता लोकतंत्र में ये करना गलत है, लेकिन कम से कम आपको ये तो पता होना चाहिए कि किस मुद्दे को कब प्रखरता देनी है, किसको कब प्रायोरिटी देनी है। जहां पर देश में पूरा देश सुलस रहा है ये नफरत की आग में, ये नफरत का जो बाजार बना दिया है इस देश को, वहां पर जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है विपक्षी एकता की। हम सब ने देखा है कि अरविंद केजरीवाल ने कितने आरोप कांग्रेस पे लगाए, उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस पे लगाए, कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे पे लगाए, शरद पवार ने कांग्रेस पे, कांग्रेस ने, इन सब ने एक दूसरों पे आरोप लगाए, बहुत इन सब में मतभेद रहे। लेकिन उसके बावजूद ये सारे विपक्षी दल, राजनीतिक दल एक साथ आके एक इंडिया अलायंस बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? सेक्युलरिज्म, फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी, धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक मूल्य और संघीय ढांचा, इसके साथ जुड़ने के लिए, इसको बचाने के लिए ये साथ आते हैं। देखिए, देश में बहुत दिक्कतें हैं, कुछ गलतियां कांग्रेस की सरकारें करती हैं, कुछ भाजपा की करती हैं, कुछ आम आदमी की करती हैं, लेकिन आज देश की ज़रूरत उन सबसे बड़ी है। आज देश को हमें बचाना है। मणिपुर में जो हो रहा है, जो मेरे मित्र होके आए हैं वो यही कह रहे हैं कि सिविल वॉर हो रही है वहाँ पर। इस कदर पे जब देश पहुँच जाए तब हम छोटे मोटे मतभेदों में नहीं पड़ सकते, लेकिन ओवैसी साहब को आज अपने छोटे मोटे मतभेद उठाने हैं। तो समझ नहीं आता कि वो भाजपा के विरोध में है या समर्थन में। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली सर्विसेज बिल जो है उसको पहले लोकसभा में पारित कर दिया गया था, फिर राज्यसभा में लाया गया। तो मुद्दा यहाँ पे है कि एक और जहां भाजपा ये क्लेम कर रही है कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो काफ़ी इंटरफेयर कर रही है, तो इसके लिए ये बिल लाया गया था कि इंटरफेरेंस उसकी कम हो। लेकिन वही दूसरी अगर मैं बात करूँ विपक्षियों की, तो विपक्षी ये कह रहे हैं कि इससे जो है फेडरलिज्म को आंच आएगी। तो आप इसे कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये देखता हूँ कि भाजपा में कोई शर्मिंदगी नाम की चीज़ नहीं है। कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार दिल्ली को चलाने में हस्तक्षेप कर रही है। भैया, वो नहीं कर रहे, तुम कर रहे हो। दिल्ली की 2 करोड़ जनता ने अगर केजरीवाल जी को वोट दिया, और मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, फिर भी अगर कांग्रेस को हरा के, भाजपा को हरा के आम आदमी को दिया, तो सबको ये निर्णय मानना होगा लोकतंत्र में, और सरकार वही चलाएंगे। विधायक उन्हीं के हैं, मेजॉरिटी उन्हीं की है, गवर्नमेंट उन्हीं की है। लेकिन भाजपा शासित सरकार क्या करती है? नेशनल कैपिटल टेरिटरी बोल के, राष्ट्रीय राजधानी बोल के, ये पूरे उन 2 करोड़ लोगों पे राज करना चाहते हैं। आप दिल्ली में पत्रकार हैं, आप घूमती हैं, आपको पता है कि जो भारत सरकार का तंत्र है वो प्राइमरीली ये लटियंस दिल्ली एरिया, जैसे हम कहते हैं, नई दिल्ली एरिया, सेंट्रल दिल्ली एरिया, इसमें लिमिटेड है। इसकी पॉपुलेशन 10-15 लाख भी नहीं है। इसकी एक अपनी अलग म्यूनसिपल बॉडी भी है, न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल, राइट।
आप इसे बना दो ना यूनियन टेरिटरी। बाकी के जो दिल्ली के लोग हैं, कोई रोहिणी रहता है, कोई रिठाला रहता है, कोई मयूर विहार रहता है, उनका क्या लेना देना है केंद्र सरकार से, जो आप कह रहे हो कि नहीं केंद्र सरकार बताएगी। और आप अभद्रता देखिए उस बिल की, उसमें इन्होंने जब अधिकारी, देखिए हम सब जानते हैं अधिकारी काम तभी करते हैं जब उनके ऊपर कोई डंडा हो सके। बहुत कम अधिकारी ऐसे होंगे या कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं जो बिना किसी डंडे के काम करते हैं। तो सरकारों को, मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को ये अधिकार चाहिए कि इस अधिकारी का मैं यहाँ तबादला कर सकूँ, इसको यहाँ बदल सकूँ, यहाँ कर सकूँ, तभी तो वो अपने मत से सरकार चलाएंगे, जो मत उन्हें जनता ने दिया है। और वो कह रहे हैं कि मिसयूज करते हैं पावर केजरीवाल साहब। मैं आ रहा हूँ उस पर। उन्होंने क्या करा कि ये जो ट्रांसफ़र और अपॉइंटमेंट की जो शक्ति है वो कैबिनेट ऑफ दिल्ली से लेकर बाहर, दिल्ली की सरकार से लेकर एक बॉडी में डाल दी, एक कमेटी में डाल दी, जिसमें 3 व्यक्ति हैं। दिल्ली के मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी, दिल्ली के गृह सचिव, होम सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फॉर होम अफेयर्स, एंड दिल्ली के मुख्यमंत्री। और सबसे मज़े की बात क्या है कि ये कमेटी डिसीजन कैसे लेगी? मेजॉरिटी पे लेगी। तो अगर वो जो 2 सचिव हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो इलेक्टेड नहीं हैं, जिनके साथ दिल्ली की जनता का मत नहीं है, वो डिसाइड कर सकते हैं आपस में ही मिलके कि किसका कहाँ तबादला करना है, क्या करना है। ये कौन सी लोकतांत्रिक सरकार है भैया? ये तो बिल्कुल ही तानाशाही चीज़ हो गई कि अधिकारी ही अधिकारी को तबादला डिसाइड कर रहे हैं। फिर दिल्ली की सरकार करेगी क्या? इन्होंने तो केजरीवाल जी को वापस से ब्यूरोक्रेट बना दिया। बेचारे ब्यूरोक्रेसी छोड़ के आए थे नेता बनने, उन्हें वापस ब्यूरोक्रेट बना दिया इन्होंने। तो ये दिक्कत है ना कि अगर लोकतंत्र में लोगों ने एक सरकार को, एक नेता को, एक दल को मत दिया है तो उसी के हिसाब से काम होगा। हाँ, अगर वो संविधान का विरोध करेंगे तो अदालतें हैं उन्हें रोकने के लिए। तो ये थे एडवोकेट निखिल जैन जी, जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। इन्होंने तमाम मुद्दे पे बात की और हमने देखा कि किस प्रकार से मणिपुर पे इन्होंने बात की, हरियाणा पे बात की, जो दिल्ली सर्विसेज बिल है उनसे संबंधित बातचीत हमने की। और लगातार मैं बताना चाहूँगी कि हम देख सकते हैं कि देश के अलग अलग प्रदेशों में और प्रदेश के अलग अलग इलाकों में लगातार जो मणिपुर की हिंसा, फिर हरियाणा की हिंसा, लगातार ये भी कहा जा रहा है कि गुजरात मॉडल को दोहराने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या सचमुच संसद में प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर से संबंधित बोलेंगे या कोई सख्त एक्शन लिया जाएगा हरियाणा के वायलेंस से रिलेटेड। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।